आपने क्या बिस्मिल्लाह। नाश्ता किया? बेटा मैंने तो पराठे खाए हैं और साथ अंडा था। फिर वो कहाँ से मिल गया? ये होटल से, शराबी से। शादी शराजी होटल पर बैठे हुए हैं? नहीं, हॉस्टल में मंगवा लिया था ना। अच्छा अच्छा, मैं समझा उधर बैठ क्लास ले रहे हैं। नहीं, क्लास हॉस्टल में। ठीक। जी बेटा, कल हमने पढ़ा था एसी थ्रू कैपेसिटर। आज हमने पढ़ना है एसी थ्रू एन इंडक्टर। बेटा इंडक्टर सोलिनॉइड को कहते हैं। लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ ए वायर इज कॉल्ड सोलिनॉइड। तो कल आपने देखा जी, जो उससे पहले रेजिस्टर था उसमें से एसी करंट कैसे पास होता है, फिर हमने कैपेसिटर में से देखा जी एसी करंट कैसे पास होता है, और हमने देखना जी इंडक्टर में से एसी कैसे पास होता है। जो कैपेसिटर है वो एसी को गुजरने देता है लेकिन डीसी को पास नहीं होने देता। तो जो इंडक्टर है ये उसके अपोजिट है। ये डीसी को गुजरने देता है लेकिन एसी को नहीं गुजरने देता। ये अब हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे गुजरने देता है, कैसे नहीं गुजरने देता। तो AC through an inductor. An inductor is usually in the form of a coil or a solenoid wound from a thick wire so that it has a large self-inductance and has a negligible resistance. एक ज़माने में हमने पढ़ा था कि जो R है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। तो जो हमारे पास वायर होती है ना, जिस वायर का हमने इंडक्टर बनाना है, ठीक है, उस वायर की जो थिकनेस है वो ज्यादा होनी चाहिए, मोटी वायर होनी चाहिए ताकि उसकी अपनी रेजिस्टेंस कम हो, और टाइटली वाउंड होनी चाहिए ताकि इंडक्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए उसकी और इंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर इट मस्ट अपोज द फ्लो ऑफ एसी व्हिच इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग। जब भी हम इंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे ये उसे अपोज करेगा। ठीक है, अपोज क्यों करता है ये अभी हम देखते हैं। बेटा आपने पढ़ा था सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, कि जब भी कनेक्टर में से करंट चेंज हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जो है ना डायरेक्ट करंट, जब डायरेक्ट करंट पास हो रहा है, ठीक है, कोई एक अमाउंट होगी ईएमएफ की जो बैक ईएमएफ है या जिसे आप इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, वो अपनी काज को अपोज कर रही है। लेकिन जब हम एसी पास करवाते हैं ना इंडक्टर में से, एसी अप्लाई करेंगे इंडक्टर पे, तो होगा कि एसी का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही होती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है। तो जब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। फर्ज करें पहले जो इसमें करंट है ये वो लेफ्ट से राइट है, तो बैक ईएमएफ जो इंड्यूस करंट होगा वो राइट से लेफ्ट होगा, उसको अपोज करेगा। उसके यानी एक हाफ साइकिल के बाद फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब उसमें जी जो एसी करंट है जी वो सर राइट से लेफ्ट है जी। सर इशारा सर के ऊपर से जा रहा। सारा सर के ऊपर से जा रहा है, यहाँ कहाँ तक समझ आ गई इसमें से? सर इंडक्टर इंडक्टर होता क्या है? अच्छा, ये बात समझ आ गई है ना। अगली बात तो अभी मैंने सर बतानी कौन है सी? कि इंडक्टर होता क्या है, उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसकी रेजिस्टेंस कम हो, इंडक्टेंस ज़्यादा हो। ये बात समझ आ गई है ना। नो सर। वो कह रहा है कि जो यानी हमने इंडक्टर बनाया ना, जिस वायर का बनाया है वो वायर मोटी वायर होनी चाहिए। इंडक्टर क्या होता है? बेटा सोलिनाइड पढ़ा था, यस सर। सोलिनाइड को इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब सोलिनाइड को, कॉइल शेप में। हाँ जी, कॉइल शेप में स्प्रिंग को। अब वो जो स्प्रिंग बना है, जो कॉइल बनी है, उसकी वायर मोटी होनी चाहिए। वायर मोटी होने से क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और टाइटली वाउंड होने से उसकी इंडक्टेंस ज्यादा हो जाती है, यानी जो उसकी टर्न है वो करीब करीब होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद ये है हमारे पास यही कॉइल है, सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ी है। जब इसमें से डीसी करंट पास होता है, हमने डायरेक्ट करंट पास करी या बैटरी लगा दी इसके साथ, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। वो इक्वल होती है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के।
ठीक है। तो अगर डीसी करंट पास हो रहा है ना तो एक खास अमाउंट तक सर ये EM इंडक्टर जी जी ईएमएफ को बढ़ाने के लिए होता है। हाँ जी, इंड्यूस ईएमएफ, ये इंडक्टर के ना कई काम है। इंडक्टर हम इसलिए भी यूज करते हैं जी, म्यूचुअल इंडक्शन जैसे आपने पढ़ा, दो कॉइल थी हमारे पास, ठीक है, बेसिकली वो भी दोनों इंडक्टर ही थे, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जो कि ट्रांसफार्मर में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इंडक्टर यूज करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और ये एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को गुजरने देता है, ठीक है। तो अब हम देते हैं, ये जब डीसी करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन भी एक ही होती है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही, तो जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो भी एक डायरेक्शन में होगी, उसे कुछ अपोज करेगी और डीसी करंट गुजर जाएगा। लेकिन जब हम एसी पास करवाते हैं तो एसी का आपने देखा है कि उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही होती है, एसी का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही होती है। पहले हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन फर्ज करें ये है, तो जो इंड्यूस करंट पैदा होगा वो उसे अपोज करेगा, उसके लिए आता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका उसे अपोज करेगा। अब अगले हाफ साइकिल में इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जो इंड्यूस करंट है वो उसके अपोजिट होगा, उसे अपोज करेगा। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा होने का मतलब है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। तो जितनी तेजी से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है उतनी ही तेजी से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और वो उसे अपोज करेगी, और अपोजिशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एसी को गुजरने नहीं देती। बात समझ आ गई है? अल्लाह के यस बंदो, सर आ गई। ठीक है। कि जब एसी गुजरेगा ना तो एसी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इतनी तेजी से चेंज होता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस है वो ज्यादा हो जाती है और वो एसी को गुजरने नहीं देती। तो कंसीडर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V is applied across an inductor as shown in figure. An inductor is in the form of coil or solenoid wound from a thick wire so that it has a large value of self inductance and has a negligible resistance. कि वायर मोटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम और टाइटली वाउंड होनी चाहिए कि उसकी जो इंडक्टेंस है वो ज्यादा हो। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इक्वल होती है EL इक्वल है L डेल्टा I ओवर डेल्टा T के, ठीक है। EL इक्वल है L डेल्टा I ओवर डेल्टा T के। अब ये जो बैक ईएमएफ है ये इक्वल होती है अप्लाइड वोल्टेज के, ठीक है। ये V इक्वल आ जाएगा हमारे पास L डेल्टा I ओवर डेल्टा T के, कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगी। तो V इक्वल आ गया L डेल्टा I ओवर डेल्टा T के। और जो हमारे पास करंट है इंस्टेंटेनियस करंट वो इक्वल होता है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो I इक्वल आ जाएगा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और V हमारे पास इक्वल है L डेल्टा I ओवर डेल्टा T के। अब इस केस में देखें हमारे पास जो V L है ये कांस्टेंट है, तो V डेल्टा I ओवर डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर लेकिन हमने तो उस शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक वायर में जितने भी टर्न्स हो जी या जी कॉइल की शेप का, उसमें वोल्टेज या रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस में पढ़ा था? और शॉर्ट क्वेश्चन था एक जी जी, क्वेश्चन क्या कि था? नंबर ऑफ टर्न्स रेजिस्टेंस या वोल्टेज को इफेक्ट नहीं करते। बेटा B इक्वल हमने पढ़ा था म्यू नॉट एन आई के, ऐसे ही पढ़ा था, और म्यू नॉट एन ओवर एल था इंटू आई। अगर आप नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करने से क्या होगा, बी की वैल्यू ज्यादा होगी, बी की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी। बात समझ आइए? बेटा वो जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन ये था कि अगर हम वायर को बेंड कर देते हैं तो क्या उसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास वायर है, इसको आपने बेंड कर दिया है तो इसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
फर्क किस पे पड़ना है, इंडक्टेंस पे ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है उस पे फर्क पड़ना है, इसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना। बात समझ आई? सर ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा तो रेजिस्टेंस पे भी तो पड़ेगा ना। नहीं मतलब ईएमएफ ज्यादा तो बिल्कुल गुजरने नहीं दे रही, नहीं रेजिस्टेंस तो नहीं बहुत ज्यादा होगी। बेटा, वो रेजिस्टेंस नहीं होती, वो एक अलग चीज है, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो आगे चल के हम पढ़ते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस पे फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर इक्वल होता है रो एल ओवर ए। ठीक है, तो ये इक्वल है रो एल ओवर ए। तो ये इस पे है कि लेंथ और एरिया की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होती है। अब नंबर ऑफ टर्न कम ज्यादा करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगी, वो हम देखते हैं कि वो कैसे ज्यादा होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस एक अलग चीज है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक डिफरेंट है उससे। तो V इक्वल है L डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी के, और हमने स्लोप पढ़ा है ये इक्वल होती है डेल्टा y ओवर डेल्टा x के। तो अगर हम ग्राफ बनाएं I और T के दरमियान, तो ये जो ग्राफ हमारे पास है O A B C D, ये वाला ग्राफ है हमारे पास जी करंट और टाइम के दरमियान। इसकी अगर हम स्लोप लें तो हमें आ रहे जी वोल्टेज। ठीक है, V इक्वल है डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्लोप आपने कल पढ़ा था कि अगर लाइन स्ट्रेट लाइन आ रही है वर्टिकल तो स्लोप मैक्सिमम होगी, हॉरिजॉन्टल है तो मिनिमम होगी, लाइन ऐसी है स्लोप नेगेटिव होगी, लाइन ऐसी है तो स्लोप पॉजिटिव होगी। तो अब हमने आईटी ग्राफ की स्लोप चेक करनी है, तो पॉइंट ओ पे चेक करें। पॉइंट ओ पे जो स्लोप आ रही है वर्टिकल आ रही है, स्लोप मैक्सिमम होगी, लाइन वर्टिकल आ रही है स्लोप मैक्सिमम होगी, वोल्टेज मैक्सिमम है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट ए पे जाके जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, स्लोप मिनिमम हो जाएगी, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आगे स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी, स्लोप नेगेटिव होगी, वोल्टेज नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप दोबारा वर्टिकल आ गई है, स्लोप मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में। इससे आगे आप स्लोप चेक करें तो वो फिर नेगेटिव है, तो यहाँ तक स्लोप नेगेटिव है, इस पॉइंट पे जाके दोबारा स्लोप जीरो होगी या वोल्टेज जीरो होगी। ठीक है, स्लोप बेसिकली आपने कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, तो टेंजेंट लाइन से आपने चेक करना है कि स्लोप मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इस पॉइंट पे जाके स्लोप जीरो, वोल्टेज जीरो होगी। इस पॉइंट पे जाके दोबारा जो स्लोप है वो मैक्सिमम होगी, वोल्टेज मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि उसके लिहाज से वोल्टेज कैसे वेरी कर रहे हैं, कि जिस पॉइंट पे स्लोप मिनिमम है वोल्टेज जीरो होंगे, जिस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है वोल्टेज मैक्सिमम होगी। और अब ये बेटा इस बात की समझ आई है? यस सर। ठीक है, उस स्लोप के Yes, लिहाज sir. से हमने देखना। इससे आगे अब देखें, जब ये जीरो पे है, करंट का फेज जीरो है, वोल्टेज का फेज चेक करें, ये π/2 है। जब करंट का फेज है π/2, उस टाइम वोल्टेज का फेज हो गया जी पाई। जब करंट का फेज है जी पाई, वोल्टेज का फेज हो गया जी 3π/2। और जब करंट का है जी 3π/2, उस टाइम जो वोल्टेज है उसका फेज हमारे पास हो गया जी 2π। तो यानी आप जितने भी पॉइंट ले लें इस ग्राफ के ऊपर, तमाम पॉइंट्स पे जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे है, यानी जो वोल्टेज है करंट को π/2 से लीड कर रहा है, या करंट कह लें जी वोल्टेज को π/2 से लैग कर रहा है। ठीक है, तो यानी इसमें कैपेसिटर में आपने देखा था करंट लीड कर रहा था, वोल्टेज लैग कर रहे थे, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करते हैं, करंट लैग करता है। जी बेटा बता रहे हो कि आपने नाश्ता खत्म कर लिया है? बेटा तमाम पॉइंट्स पे, ठीक है, जो वोल्टेज हैं π/2 फेज के लिहाज से आगे हैं, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहे हैं और करंट लैग कर रहा है।
उसके बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ी थी, ठीक है, कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसे हम लिखते हैं एक्सएल से, ये इक्वल होता है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, और एक्सएल हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा एल के, और एक्सएल इक्वल है 2 पाई एफ एल के, ठीक है। जो एक्स सी था वो था 1 ओवर ओमेगा सी, ठीक है, 1 ओवर 2 पाई एफ सी। जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस थी वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। एसी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते थे, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस थी वो कम हो रही थी। लेकिन जो इंडक्टर है इसकी जो रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो जाएगी इसकी रिएक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस और चीज है, इसकी रिएक्टेंस है जो ये अपोजिशन दे रहा है, ठीक है। तो जब एसी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इसकी अपनी जो रिएक्टेंस है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से अपोजिशन ज्यादा होगी और एसी फ्लो नहीं कर सकेगा। बात समझ आ गई है? और इसकी जो रिएक्टेंस है डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस पे, ठीक है। इंडक्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद इस ग्राफ को देखें जरा। अब इसको ना हम क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हैं कि पूरे साइकिल के 4 हिस्से बनाए। ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। इसके हमने ना 4 हिस्से कर रहे हैं, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। तो फर्स्ट जो पावर हमारे पास होती है ये इक्वल होती है वी आई के, पावर इक्वल होती है वी आई के। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में फर्स्ट क्वार्टर में देखें जरा, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव पावर का मतलब है इंडक्टर एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब सेकंड क्वार्टर में देखें करंट पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है, तो पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका मतलब सेकंड क्वार्टर में ये क्या कर रहा है जी? इंडक्टर एनर्जी वापस कर रहा है, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर की थी वो रिस्टोर कर रहा है। उसके बाद तीसरे क्वार्टर में देखें करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर दोबारा पॉजिटिव है। फोर्थ में देखें करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, तो दोबारा पावर क्या होगी? नेगेटिव। तो यानी फर्स्ट क्वार्टर में पावर पॉजिटिव है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, गेन कर रहा है। सेकंड क्वार्टर में पावर नेगेटिव है, जो इंडक्टर है वो एनर्जी रिटर्न करता है। फोर्थ क्वार्टर में पावर पॉजिटिव है, एनर्जी गेन करेगा, और सॉरी थर्ड क्वार्टर में एनर्जी गेन करेगा और फोर्थ क्वार्टर में वो एनर्जी रिटर्न करेगा। तो यानी एक क्वार्टर में उसने एनर्जी गेन करनी है, अगले में रिटर्न कर देनी है, फिर गेन करनी है, फिर रिटर्न करनी है, फिर गेन करनी है, फिर रिटर्न करनी है। तो ये काम इस तरह चलता है। In the first quarter of cycle, both V and I are positive, so power is positive, which mean that energy is supplied to the inductor. In second quarter, I is positive, but V is negative, so power is negative, which implies that energy is returned by the inductor. Again, in third quarter, it receives energy, but return the same amount in the fourth quarter. So there is no net change in complete cycle. Since an inductor coil does not consume energy, the coil is often employed for control AC. जो इंडक्टिव कॉयल है ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है, तो इसे हम एसी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और सच एन इंडक्टेंस कॉयल इज नोन एज चोक, तो इसको हम चोक भी कहते हैं, ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है, इंडक्टेंस ज्यादा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होती है, तो उसे हम चोक भी कहते हैं। ये बेटा बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई।
बेटा यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ आई, आप पूछ लें। नो सर। बेटा आगे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पीडेंस वाला। कल आपने चैप्टर रिवाइज कराना। सारा वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सर सर ये क्या कर रहे हैं, कौन? काफी इतना। बेटा ये सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पीडेंस का, इतना ही, सिर्फ एक डेफिनेशन है इसमें। और जो नीचे फार्मूला लिखा हो। हाँ ये एक फार्मूला करना है, ये एक डेफिनेशन करनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ आप एक दफा देख लें इसे। बेटा आपने पढ़ा ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। जो हमारे पास एसी सर्किट होते हैं उसमें हम इंडक्टर भी यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर भी यूज कर रहे हैं, रजिस्टर भी यूज कर रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस भी आ जाएगी और उसमें रिएक्टेंसेस भी आ जाएंगे। तो उनका जो कंबाइन इफेक्ट होता है ना, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंसेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज नोन एज इंपीडेंस। ठीक है, कि जो कंबाइन इफेक्ट होता है ना रेजिस्टर का, रेजिस्टेंस का और जो रिएक्टेंसेस हैं कैपेसिटिव और इंडक्टिव, उन तीनों का, या जो भी जितने भी लगे होंगे कंपोनेंट, इंडक्टर 1 है 2 है 10 है, जितने भी, सबका जो कंबाइन इफेक्ट है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास इम्पीडेंस है। और उसे हम लिखते हैं जी से, वो इक्वल होती है VRMS ओवर IRMS। VRMS हमने पढ़ा था इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग सिग्नल इन अ साइकिल। जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। तो इम्पीडेंस क्या है जी, कंबाइन इफेक्ट है रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंसेस का, और उसे हम लिखते हैं जी से, वो इक्वल होता है VRMS ओवर IRMS। तो ये डेफिनेशन और फार्मूला आपने करना। क्लियर है?